ज्यादा देशद्रोही कहोगे तो भाजपा में शामिल हो जाएंगे और हम भी शरीफ हो जाएंगे। यह कहना कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का है। बहुत पहले उन्होंने कहा था। और कन्हैया कुमार के पुराने मित्र हार्दिक पटेल आज जब भाजपा में शामिल हुए तो यह बात याद आई। साथ में बात यह भी याद आई कि आज की तारीख में भाजपा एक वॉशिंग मशीन बन चुकी है और यह बात हर दाग को पता है कि अगर साफ होना है तो इस वॉशिंग मशीन में एक बार तो धुलाई करवानी ही पड़ेगी। हार्दिक पटेल ने करवा ली है, कन्हैया कुमार का इंतजार है। हालांकि इस बात की कोई सुगबुगाहट कहीं है नहीं कि कन्हैया कुमार भाजपा का हिस्सा बन सकते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि कन्हैया कुमार जिस कदर भाजपा का विरोध करते हैं उस हिसाब से ऐसे लक्षण नजर नहीं आते हैं कि भाजपा का हिस्सा बनेंगे। लेकिन फिर अगले ही वक्त याद आता है कि हार्दिक पटेल भी तो यही किया करते थे। हार्दिक पटेल उससे कहीं ज्यादा खतरनाक ढंग से सोशल मीडिया पर भाजपा के खिलाफ लिखा बोला करते थे। हार्दिक पटेल जो काम कांग्रेस के लिए गुजरात में कर रहे थे, वही काम और वही उम्मीद कन्हैया कुमार बिहार में करना चाहते हैं कांग्रेस के लिए। लेकिन दोनों के साथ समस्या वही है कि राज्य की इकाइयां उनको अपना नेता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हार्दिक पटेल ने गिव अप कर दिया है, कन्हैया कुमार कब करेंगे इसका इंतजार रहेगा। आज के जनता जंक्शन शो में हार्दिक पटेल पर बात करेंगे, साथ में कन्हैया कुमार को भी शामिल करते रहेंगे और साथ में बात भाजपा और कांग्रेस की भी करेंगे और बात इस चीज की भी करेंगे कि क्यों कांग्रेस छोड़ करके एक एक करके सब लोग जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन शो। तो एक सस्ती सी चुनावी तो बंदी है। मैं मासूम सी जनता, तुम शातिर नेता प्रिय, तुमने मेरा काटा, इसमें किसका है दोष प्रिय। दोष अभी तक पता नहीं किया जा सका है, लेकिन नेता जनता का काट रहे हैं, ये सच्चाई है। जो हार्दिक पटेल भाजपा को क्रूर, अमित शाह को कथित तौर पर जनरल डायर, हिंदुत्व के नाम पर भाजपा को बेवकूफ बनाने वाली पार्टी समेत न जाने कितने कितने उपमानों से नवाजा करते थे, जिस भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन किया, जिस एजेंडा से दिक्कत है, जिस प्रधानमंत्री के ये कहने से दिक्कत है कि मैं चौकीदार हूं, और घनघोर दिक्कत तमाम चीजों से है और इन सब के सहारे अपनी राजनीति खड़ी कर ली, वही हार्दिक पटेल आज भाजपा में नरेंद्र मोदी द चौकीदार के सिपाही बन गए हैं। जिन लोगों ने हार्दिक पटेल की पीठ को बचाने के लिए लाठियां खाई, जो 14 लोग हार्दिक पटेल के एक इशारे पर अपनी जान दे दिए, वो लोग आज सवाल पूछ रहे होंगे कि क्या साहब यही अंजाम था क्या हमारा। लेकिन नेता इसकी परवाह कहां करते हैं। इसके अलावा भी तमाम बातें हम हार्दिक पटेल की आलोचना में बोल सकते हैं कि नेता बन गए हैं तो मनमर्जी फैसला ले रहे हैं। उनके अन्य आंदोलनकारी साथियों के बारे में कई बातें कर सकते हैं कि कैसे कैसे समय के साथ उनकी आत्मा जागी तो किसी की बात बदल गई तो किसी का मन बदल गया। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक बार हम बात करें उन परिस्थितियों के बारे में जिनसे ऊबकर हार्दिक पटेल ने कांग्रेस छोड़ दी। क्योंकि हार्दिक पटेल ने कांग्रेस छोड़ने के लिए कांग्रेस ज्वाइन नहीं की रही होगी, कांग्रेस ने बाकायदा कहने के लिए सम्मान भी दिया था। तो सवाल यही होता है कि हार्दिक पटेल जिस गुजरात कांग्रेस में नंबर 2 के नेता थे महज 28 साल की उम्र में, उसके बावजूद भी हार्दिक पटेल कांग्रेस छोड़कर क्यों चले गए। तो बात यहीं से आती है, जो नंबर 2 के नेता थे हार्दिक पटेल, वहीं से सारी समस्या शुरू होती है। नंबर 2 होने के बावजूद भी हार्दिक पटेल लगातार शिकायत करते रहे कि पार्टी की राज्य इकाई में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, पार्टी के जो फैसले लिए जा रहे हैं उनमें शामिल नहीं किया जा रहा है। और दबी जबान में बातें यह भी की जाती थी कि हार्दिक पटेल गुजरात का कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा बनना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी किसी को भी चेहरा नहीं बनाना चाहती है। और इससे हार्दिक पटेल को इस्तेमाल किए जाने के भय का आभास होने लगा था कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ इसी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस में हार्दिक पटेल को आजमाएगी, कोई चेहरा नहीं बनाया जाएगा। और कहने के लिए हार्दिक पटेल सबसे युवा और ओजस्वी चेहरा रहेंगे। हार्दिक पटेल कहने के लिए पार्टी के नंबर 2 नेता रहेंगे और अगर अच्छा रिजल्ट आया, अगर लेकर के हार्दिक पटेल आ गए, तो फिर पार्टी हाईकमान फैसला करेगी कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है, वो देख लिया जाएगा। और अगर चुनाव हार जाते हैं तो सारा का सारा ठीकरा हार्दिक पटेल के सर माथे फोड़ करके अपने वरिष्ठ नेताओं को बचा लिया जाएगा। या यूं कहें कि वो वरिष्ठ नेता ही यही चाहते थे कि ऐसा कर लिया जाए ताकि उनकी पीठ और खाल बच जाए। यही बात कांग्रेस के अधिकतर नेताओं के दिमाग में चल रही है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी की बर्बादी की तमाम वजहों में से एक वजह यह भी है कि कोई भी नेता अपने चेहरे के ऊपर चुनाव नहीं लड़ना चाहता है, क्योंकि किसी को भी अपने चेहरे के ऊपर, अपने ऊपर इतना यकीन नहीं है कि वो चुनाव जितवा सकेगा। और चेहरे पर लड़ करके अगर चुनाव जीतते हैं तो बात अलग है, लेकिन जो कांग्रेस की वर्तमान स्थिति है उससे हारने की प्रत्याशा ज्यादा है।
और अगर चेहरे पर चुनाव लड़कर हार गए तो इसका मतलब है पूरी तरह से बर्बाद हो जाना। और इसी बात की आशंका हार्दिक पटेल को थी कि गुजरात में अगर मीठा मीठा हुआ तो गप रहेगा और तीखा तीखा हुआ तो थू थू जमकर की जाएगी। और इसी के चलते हार्दिक पटेल भाजपा में जाने का मन बनाते हैं। ये तमाम फैक्टर्स में से एक फैक्टर है। अब यहां से आपको हम दूसरी दिशा में लेकर चलते हैं, राइट से थोड़ा लेफ्ट सेंटर में लेकर चलते हैं। लेफ्ट सेंटर के एक नेता के मन में आजकल कुछ बातें चल रही हैं, उनमें से कुछ बातें बाहर आई हैं। कहा जा रहा है मन ही मन में वो लेफ्ट सेंटर वाले नेता बार बार दोहरा रहे हैं कि व्हेन एवरीथिंग इज राइट देन टेक अनदर राइट। वैसे गोविंदा और संजय दत्त की एक फिल्म का डायलॉग है और मजाक था, लेकिन एक नेता इसको असलियत में चरितार्थ करने का मन बना रहे हैं, ऐसा अदृश्य और गुप्त सूत्रों का कहना है। उनका कहना है जो हाल हार्दिक पटेल का गुजरात में हुआ है वही हाल बिहार में उस युवा लेफ्ट सेंट्रिस्ट नेता का हो रहा है। हार्दिक पटेल के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती भी है उस नेता की। जैसे हार्दिक पटेल को गुजरात में जगह जगह पर कांग्रेस नकार रही थी, उसी तरीके से बिहार में कांग्रेस पार्टी उस नेता को नकार रही है। खास करके राज्य इकाइयां जिस तरीके से हार्दिक पटेल से शिकायतें रखती थी, पार्टी के वरिष्ठ नेता जिस तरीके से हार्दिक पटेल से किनारा करते थे और डरा भी करते थे, उसी तरीके से बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस लेफ्ट सेंट्रिस्ट युवा नेता से डर रहे हैं। अब नाम बताना नहीं पड़ेगा, आप लोगों की खासियत है कि सबको जान लेते हैं। लौट आते हैं अब एक और नाम पर। हार्दिक पटेल के साथ एक और नाम जुड़ता है पाटीदारों का। पाटीदार जो हार्दिक पटेल की पहचान का सबसे बड़ा हिस्सा है, और फिर कांग्रेस पर चलेंगे। पहले पाटीदारों की बात करते हैं कि पाटीदारों की सियासत इतनी जरूरी क्यों है और गुजरात में कांग्रेस से तोड़ करके हार्दिक पटेल को भाजपा हर हालत में क्यों लेकर के आई, या हार्दिक पटेल की इतनी अहमियत इतनी कम उम्र में बिना कोई खास चुनाव लड़े या बिना कोई खास चुनावी करिश्मा दिखाए कैसे हो गई। और क्या कोई ऐसा चुनावी करिश्मा किया है हार्दिक पटेल ने जिसके बारे में उतनी ज्यादा बातें कांग्रेस पार्टी कर नहीं पाई या कांग्रेस पार्टी उस बात को साबित नहीं कर पाई। तो आपको एक चीज देखिए, गुजरात की कुल 182 विधानसभा सीटें हैं। 70 सीटों पर पाटीदार या पटेल वोट जो है वो निर्णायक है। 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो सांस थी वो यहां आकर के अटक गई थी। उसकी वजह क्या थी? पाटीदार आंदोलन 2015 वाला। पाटीदार आंदोलन की वजह से भाजपा को तगड़ा सीटों का नुकसान हुआ। पार्टी 100 सीटों का भी आंकड़ा नहीं पार कर पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य गुजरात, जहां से बात की जाती है, 2 मॉडल निकले हैं। एक तो प्रशासन का मॉडल निकला है, दूसरा पॉलिटिक्स का मॉडल निकला है। पॉलिटिक्स के मॉडल पर बात करें तो गुजरात में जैसा नरेंद्र मोदी ने भाजपा को जीत दिलवाई थी, वैसी ही जीत जब नरेंद्र मोदी सेंटर में आया तो भाजपा को पूरे देश में दिलवाई। लेकिन जब नरेंद्र मोदी भाजपा छोड़ करके आ गए तो वहां 2015 में एक आंदोलन हो गया, और उसके बाद जो हालत कांग्रेस पार्टी मजबूत एक तरफ हुई और दूसरी तरफ जो हाल भारतीय जनता पार्टी का हुआ, उस पर आपको गौर करना चाहिए। और यहीं से आपको पता चलेगा कि हार्दिक पटेल गुजरात के लिए जरूरी क्यों है। पार्टी 100 सीटों से का भी आंकड़ा नहीं पार कर पाई, 99 सीटों पर भाजपा सिमट गई, और पूरे देश में हार की बदनामी और तमाम चीजें झेल रही कांग्रेस पार्टी 82 सीटों पर पहुंच गई थी। जरा सा ऊपर नीचे होता, अगर नरेंद्र मोदी उतना दम नहीं लगाते और हवाई जहाज जो पानी में चलने वाला लेकर नहीं उतरते तो क्या हालत होती, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और उस सब के पीछे एक चेहरा था, हार्दिक पटेल। 21 साल का एक चेहरा जिसने आंदोलन किया था और उसके 2 साल के बाद उसने ये हालत में ला करके गुजरात की सियासत को खड़ा कर दिया था। अब इसका नुकसान किस इलाके में सबसे ज्यादा हुआ था भाजपा को, वो भी देखिए। सौराष्ट्र के इलाके में भाजपा का बड़ा नुकसान हुआ था। 56 सीटों में से 32 सीटों पर भाजपा हारी थी और कांग्रेस पार्टी उन सभी 32 सीटों पर जीत गई थी, और भाजपा को सिर्फ 22 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। 2012 के विधानसभा चुनाव में अगर देखें तो यह स्थिति एकदम उल्टी थी। भाजपा को 36 विधायक वहां पर उस वक्त पर मिले थे, पाटीदार समाज से आने वाले, और घटे 2017 में इनकी संख्या 28 हो गई, यानी कि साफ तौर पर 8 विधायकों का नुकसान हुआ था। 182 सीटों वाली विधानसभा में अंदाजा आप लगा सकते हैं 8 विधायक कितने जरूरी होते हैं। और कांग्रेस की अचानक से संख्या बढ़ी थी, 20 पाटीदार विधायक कांग्रेस के पास चले आए थे। गुजरात में फिलहाल भाजपा के 44 विधायक, 6 सांसद, राज्यसभा के 3 सांसद पाटीदार समुदाय से हैं। इतनी बड़ी संख्या के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाटीदार कितना अहम योगदान देते हैं गुजरात की सियासत में।
कांग्रेस की बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की इसी वजह से थोड़ी मजबूत स्थिति मानी जा रही थी कि अगर हार्दिक पटेल कांग्रेस के साथ रह जाते हैं और पाटीदारों को ढंग से एकजुट कर ले जाते हैं तो जो चीज 2017 में नहीं हो पाई थी कांग्रेस के प्लस में जाने के लिए, जो 10-12 सीट पीछे रह गए थे, वो अचानक से आगे ला सकते हैं अगर हार्दिक पटेल मेहनत करते हैं। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी लालायित थी कि कोई ना कोई टूट के आ जाए, और हार्दिक पटेल इसी वजह से ज्यादा महत्वाकांक्षी होते चले जा रहे थे और लगातार हार्दिक पटेल इसी वजह से खुद को एक तरीके से मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे थे, क्योंकि उनसे बड़ा पाटीदार चेहरा कांग्रेस के पास वर्तमान में कोई नहीं था। खैर, अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस के ऊपर सवाल उठने जरूरी हैं। जिन हालातों से कांग्रेस गुजर रही है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी को ऐसे युवा चेहरों की बेहद आवश्यकता है जो सीधे सीधे जनता से जुड़ते हो और एक तरीके से बड़े वोटरों की लॉबी को इकट्ठा कर सके। अब कांग्रेस पार्टी एक तरीके से जो धार्मिक ध्रुवीकरण की सियासत है वो करती नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास दूसरा ऑप्शन बचता है जातियों की सियासत करना। अब जातियों में 70 सीटों पर पाटीदार थे, पाटीदारों के एक बड़े नेता के तौर पर हार्दिक पटेल बीते कुछ 500-800 वर्षों में उठे हैं, तो कांग्रेस पार्टी को हर हालत में हार्दिक पटेल को रोक करके रखना चाहिए था। लेकिन हमने नेताओं को देखा और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को देखा जो कांग्रेस पार्टी से भाग रहे हैं। 80 साल के कपिल सिब्बल हो या 28 साल के हार्दिक पटेल, कांग्रेस लगातार चिंतन शिविर करे जा रही है, लेकिन उनके चिंतन का प्रतिफल क्या निकल रहा है ये देश और कांग्रेस पार्टी को भी शायद समझ में नहीं आ रहा है। मुख्य विपक्षी दल होने का दम्भ भरने वाली कांग्रेस पार्टी के पास 4 ऐसे नेता नहीं है जो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खुल करके बोल सके। कांग्रेस के अधिकतर बड़े नेता आज की तारीख में बैलेंस करके बोलने लगे हैं, क्योंकि सभी को लगता है कि किस रोज तपस्या में कमी महसूस हो जाए और आत्मा जाग जाए और फिर भाजपा के दरवाजे पर हाजिरी लगानी पड़ जाए। हार्दिक पटेल बहुत बड़ा इसका उदाहरण है। और इसके अलावा आपको एक और नाम यहां पर बात करते हैं, कन्हैया कुमार। इन दोनों या इनके जैसे नेताओं की आवश्यकता कांग्रेस को है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो मकड़ जाल है वो इन लोगों को इजाजत ही नहीं देता कि खुल करके ये लोग पार्टी में काम कर सके और पार्टी को नतीजा दे सके। यहां अध्यक्ष पद पर गांधी परिवार की सुपरमेसी बचाए रखने की हर हालत में कोशिश की जाती है और एक अघोषित तरीके से कह दिया गया है कि गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस पार्टी में नीति नियंता कोई नहीं बन सकता है। राज्य इकाइयों में वरिष्ठ और कद्दावर लोग जो कभी आज से 15 साल पहले कांग्रेस के जो सियासत का पीक था उस वक्त पर अपना जो कद बना लिए थे उसको सिर्फ बचाने में जुटे हुए हैं। वो नहीं चाहते हैं कि कोई नया चेहरा आकर के उनको ओवरलैप कर जाए। पार्टी कहां जा रही है किसी को मतलब नहीं है। एक बार फिर से दोहराए हैं कि हार्दिक पटेल की जो स्थिति गुजरात कांग्रेस में थी, कन्हैया कुमार की वही स्थिति बिहार कांग्रेस में है। और आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि कन्हैया कुमार भी 1500 ट्वीट डिलीट कर करके कोई फैसला ले रहे हो या उनकी आत्मा जाग रही हो। ये एक तरीके का एजम्पशन किया गया है। अगर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को साझा करिएगा। बड़ी खबर में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम की तरफ जो है इन शॉर्ट। हरियाणा में भी एक तगड़ा खेल चल रहा है। हरियाणा से राज्यसभा के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन हैं। उनकी जीत को सुनिश्चित करने के लिए पार्टी को बड़े द्वंद्व फंद लगाने पड़ रहे हैं। अंदर खाने भीतर घात के डर से 28 विधायक आज रायपुर भेज दिए गए हैं। 3 विधायक 31 विधायक टोटल है। और 3 जो विधायक रह गए हैं उनमें कुलदीप बिश्नोई, किरण चौधरी और चिरंजीव राव नहीं पहुंचे हैं। कुलदीप बिश्नोई के बारे में लगातार कहा जा रहा है कि वो भाजपा से जुड़े हुए हैं। 28 विधायकों को निजी विमान से रायपुर भेजा गया है। 10 जून को मतदान के दिन ही वो लौटेंगे। रायपुर भेजने से पहले केसी वेणुगोपाल ने नेता प्रतिपक्ष जो है हरियाणा में कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र हुड्डा, उनके निवास पर विधायकों से बैठक भी ली है। इसके अलावा खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बड़ा ऐलान किया। सीएम मुख्यमंत्री ने अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को प्रदेश में टैक्स फ्री घोषित कर दिया है। बता दें आज योगी कैबिनेट के लिए सम्राट पृथ्वीराज की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी। फिल्म देखने के तुरंत बाद खुद मुख्यमंत्री ने फिल्म को कर मुक्त करने की घोषणा राज्य में की है। इसके अलावा एक खबर कश्मीर से। कश्मीर में टारगेट किलिंग, हिंदुओं की टारगेट किलिंग की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आज दक्षिण कश्मीर के जिला कुलगाम में आतंकियों ने एक हिंदू बैंक मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी, इस्लामिक आतंकियों ने। इस हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि बैंक मैनेजर अकेला था वहां पर। एक आतंकवादी आता है और उसके बाद वो देखता है दाएं बाएं और उसके बाद जाकर के पिस्टल से गोली मार देता है हिंदू बैंक मैनेजर को। इसके अलावा एक खबर बिहार से। बिहार में बेरोजगारी दर में कमी आई है और इस बात का दावा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मई महीने में राज्य में बेरोजगारी दर 13.3% रही। अप्रैल में ये 21.1% थी। उसकी तुलना में ये 7.8% कम है। आज के इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ जो है आज का कानून। हॉलीवुड स्टार जॉनी डेप और उनकी एक्स वाइफ
एम्बर हर्ड के बीच चल रहे मानहानि के केस के बीच में आज फैसला आया, बड़ी चर्चा उसकी हो रही है। जॉनी डेप ने यह केस जीत लिया है और अब उनकी वाइफ को $15 मिलियन का मुआवजा जॉनी डेप को देना होगा। लंबी बहस, गवाहियों, घंटों विचार विमर्श के बाद इस मामले की सुनवाई हुई है। 7 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। जूरी ने एम्बर हर्ड को आदेश दिया है कि वो $10 मिलियन क्षतिपूर्ति और $5 मिलियन के दंडात्मक हर्जाने का भुगतान करें। जूरी ने अपने फैसले में कहा है जॉनी डेप ये साबित करने में सफल रहे हैं कि एम्बर ने उन्हें बदनाम किया है। जूरी ने एम्बर के साथ जॉनी डेप को भी मानहानि के कुछ मामलों में दोषी करार दिया है। जूरी ने एम्बर हर्ड के काउंटर सूट में मानहानि के कुछ मामलों में जॉनी डेप को दोषी करार देते हुए $2 मिलियन के मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दिया है। 7 सदस्यीय जूरी ने अंतिम फैसले पर पहुंचने से पहले सुनवाई खत्म होने के बाद 3 दिन तक गहन विचार विमर्श किया, उसके बाद यह फैसला सुनाया है। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ, जो है नसीहत महात्मा गांधी की तरफ से। वो कहते हैं, पराजय के क्षणों में ही नायक का निर्माण होता है, अतः सफलता का सही अर्थ महान असफलताओं की श्रृंखला है। फेलियर्स के बारे में बहुत तमाम बातें कही जाती हैं और हमेशा कुछ न कुछ इसी अर्थों में कहने की कोशिश की जाती है कि फेलियर्स में ही असल में एक विनर का निर्माण होता है। अगर आज के कार्यक्रम में इतना ही। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। आप जनता जंक्शन शो देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।